सर जब शर्मदा वाला कांड हुआ था तो हर्षद विधाया कार्ड नहीं हुआ था। वो तो हर्षद भाई ने से सिस्टम से फायदा उठाया था। 8 साल की मार्केट की साइकिल है। 8 साल में एक बहुत अच्छा बुल रन आता है। इससे एक चीज़ और बढ़ रही है ना, जैसे पहले जो बंदा निफ्टी में काम कर रहा था या ऑप्शंस में काम कर रहा था, अब जब से वीकली एक्सपायरी बन रही है अब वो अदर एसेट क्लास में जाने लग गया, वो क्रिप्टो में। तो बेसिकली प्योरली गैम्बलिंग। इस समय हम देखें तो हर जगह ना एआई बहुत बूम है। आपको क्या लगता है बबल है या ये फंडामेंटल इसका? AI इज ए वेरी गुड इंटेलिजेंस मशीन। अगर आप कौन सी स्ट्रेटेजी, मतलब आप फ्यूचर्स के साथ कर रहे हैं तो क्या नेकेड फ्यूचर्स ज़्यादा सेव करते हैं या हम किसी स्ट्रेटेजी के साथ वर्क करें? डिपेंड्स करता है। देखो नेगेट भी करते हैं, स्ट्रेटेजी सब डिपेंड्स करता है मार्केट कंडीशन। उस दिन आपका मार्केट क्या है, ट्रम्प सुबह क्या बोले थे, शाम को तो हैच कर लेते हैं। स्मॉल कैप 250 आपको 20-22 का भाव आपको बहुत जल्दी दिखा सकता है। 6-8-12 महीने बहुत अच्छा पैसा कमाने का। तो अब जैसे क्रूड की प्राइसेस का डिफरेंस आ रहा है, तो क्या इसका हमारे जैसे FMCG और इन सेक्टर पे भी फर्क पड़ेगा क्या? देखिए क्या है कि रुपये और डॉलर में 8% के अभी से गया। तो क्रूड का भाव हमारा भारत का शेयर मार्केट काफी सेट करेगा। तो जाना चाहिए कि ईरान जाए और अमेरिका के खिलाफ युद्ध भड़काते रहे तो क्रूड का नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है ACMT के एक नए एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर आज हम हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस शख्सियत को लेकर आए हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर 30 से 35 साल का इनका एक्सपीरियंस है और स्टॉक मार्केट एजुकेशन के अंदर भी इनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। आप ये मान के चलो कि आपको इनसे लर्निंग मिले। आप अगर ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं या आप सिर्फ वेल्थ क्रिएटर हैं, तो भी आपको और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सबके लिए हम वो सवाल जो हर एक ट्रेडर की रिक्वायरमेंट है, वो सारे सवाल आपके लिए पूछेंगे। और आओ मिलते हैं हम मिस्टर राजेश कुमार सोडानी जी से। इनका पिछले 35 साल का स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस है। अब हम सर, आप पहले थोड़ा बहुत बताएं कि स्टॉक मार्केट में आप क्यों आए, किस लिए आए और कैसे आपने जर्नी की शुरुआत करी। धन्यवाद अरुण जी, नमस्कार। आपने मेरे को बुलाया, बहुत अच्छा लगा। अपना ECFT की सेशंस के अंदर शेयर मार्केट अंतहीन कहानी है। जितना आप शेयर मार्केट पर जाओगे उतना आप पहुंच जाएगा। मेरी कहानी तो सब जगह सोशल मीडिया में सबको पता भी है। फिर क्या आपने पूछा तो बताता हूँ जी। मैं तो 1990 में अपना CA करने के लिए बड़ौदाबाद गया था। बेसिकली हम लोग राजस्थान में सी करके रहने वाले हैं, लेकिन बॉर्न एंड बॉटअप पर यूपी डिस्ट्रिक्ट लॉ। तो अपनी एजुकेशन ग्रेजुएशन करने के बाद मैं CA करने अहमदाबाद गया था। अब वो कुछ भगवान की ऐसी कृपा थी कि CA के टाइम पे हर्षद मेहता का कुछ रन चलता था और हम 5-10 हजार पर रोज कमाने लगे। आप समझो 20-21 साल का लड़का का 5-10 हजार रोज कमाएगा। उस समय CA की तनख्वाह होती थी 10-12 हजार पर महीना। अब तो CA में आ गई नहीं। CA देव कर दी 1990 से शेयर मार्केट के हमारे चरवी चा सोडानी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने Y92 जब मतलब 22 साल की उम्र में हम लोगों ने सोडानी इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट कर दी थी। बड़ौदाबाद में हो और शेयर मार्केट का कब उस समय खुद का काम भी और हम लोगों ने प्रोफिट चक्कर चालू किया था। तब से लेके आज तक फुल टाइम शेयर मार्केट। अब तो शेयर मार्केट में सब नए स्टूडेंट्स को टेक्निकल फंडामेंटल ट्रेडिंग सिखाते हैं। करीब 65,000 लोग तो शेयर मार्केट सिखा चुके हैं। हर तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन दे चुके। सर जब शर्मदा वाला कांड हुआ था उसके बाद इतनी अनसर्टेनिटी, तो आप उसके बाद कैसे टिप पाए? कैसा आपको हिम्मत आई कि हमें एक अभी को आगे बढ़ाना चाहिए? पहली बात तो हर्षद विधाया कार्ड नहीं हुआ था। वो तो हर्षद भाई ने से सिस्टम से फायदा उठाया था। हर्षद भाई ने, मैं आज ये मानता हूं, मैं पहले भी एक तो प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। सिस्टम की लूप पोल का फायदा उठाया। अगर सिस्टम लूप पोल देगा तो उसको फायदा कोई दिमागदार हाथ नहीं उठा सकता है। मैं हर्षद मेहता को आप गलत नहीं मानता। और वो तो अपने आखिरी मोमेंट्स में पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट दे लोग तैयार थे। लेकिन चूंकि सिस्टम में कभी ना कभी किसी न किसी कमजोर की बलि चढ़नी पड़ती है। तो आप अगर सरकार के सामने मुकाबला करोगे तो कमजोर तो फिर हम आदमी रहेगा। खाने चल समय आपने कहा मार्केट में कैसे टिके रहे हर्षद भाई के पास।
तो उस समय तो बेसिकली कैरियर शुरू ही किया था। मेरे को भी काफ़ी अप एंड डाउन रहे, नुकसान हुआ। मेरे को पर्टिकुलर बजट की एक ही दिन काफ़ी लंबा नुकसान हुआ था। उस समय तो टेलीफोन पे सौदे होते थे, कोई आता ही था, बजट आना होता था। बजट आने के बाद में उस समय बजट में हमेशा खाद के शेयर्स पर ठपनक होती थी, फर्टिलाइजर। तो इंडो का फर्टिलाइजर शेयर बहुत आता था, तो उसके अंदर हम लोगों ने कहा कि पहले फाटका बोलते थे, फ्यूचर ऑप्शंस को फाटका बोलते थे। दिल्ली कानपुर लाइन रहती थी, बम्बई लाइन रहती थी, एनएससी पे नहीं आया था 92। तो अपन बता जो फाटका करते थे फ्यूचर्स के सौदे जिसको बोलते हैं ना, वो सौदे खूब होते थे। क्योंकि कैरियर था, पैसा कमाया, तो पता है कि अप्स एंड डाउन। जो इस मार्केट में नुकसान से घबरा के भाग गया, कभी कामयाब तो नहीं हो सकता। उत्तर जी, इसका निष्कर्ष ये है कि अपनी कमियों, नुकसान क्यों हुआ, उन गलती को नोट करो, उन गलती को दोबारा से रिपीट नहीं करना, इस पे कामयाब रहो। आपकी सच्चा बाजारी की है। पूरी दुनिया में हाईएस्ट पैसा सिर्फ शेयर मार्केट रखते हो पसंद है। अब ये आपका नेचर है कि आप ट्रेडर हो, आप फंडामेंटल कमाते हो, मैथ क्रिएशन, पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट से ही। सर कभी ऐसा नहीं फील हुआ, जैसे मुझे 10 से 12 साल हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। इस समय 2 बार ऐसा मौका आया कि मार्केट है ना बिल्कुल क्रैश कर गया, ठीक है। हम मान लो अपन हैज्ड हैं कुछ भी है, तो भी एक बार लगता है कि यार अब तो मार्केट यहाँ से, अब इसमें पैसा कमाएंगे कैसे। जैसे आज की स्थिति है, आज की अपन स्थिति देंगे, अपन देखते हैं ऐसा लगता है कि यार मार्केट यहाँ से वापस जा भी पाएगा क्या ऊपर, क्यों इतने सारे फंडामेंटल इश्यूज हैं, सब कुछ है जैसे कोरोना में रहा। तो उस समय मतलब अपन ऐसा नहीं, ऐसा लगता है ना कि यार अब तो हमें कुछ और देखना पड़ सकता है। तो ऐसा कभी दिमाग में आया आपको? नहीं आया, ना आना चाहिए। अब पहले तो आप अभी की बात कर रहा, तो अभी 1 महीने का बाजार इतना अच्छा था कि आप सोच नहीं सकते। पिछले 25 दिन में, आज आप अच्छा रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, पिछले 25 दिनों में काफ़ी स्टॉक 40 से 50% बढ़ते हैं। हमारे 3-4 स्टॉक तो ऑलमोस्ट 80% अप्रिशिएट हो गए। तो ये तो बाजार है, अप्स एंड डाउन रहेंगे। और अगर मंदी नहीं आएगी तो आप वैध की रिसर्च कर ले, पॉकेट कहाँ से खेतो। एज ए इन्वेस्टर हमको मत्ती का तो स्वागत करना चाहिए। मत्ती के अंदर आपको अच्छे स्टॉक्स पानी के बॉम्ब में मिलते हैं। अगेंस्ट द वेव चलोगे तो ही वेव क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन ऐसे नहीं हो। अरुण जी, वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको लॉन्ग टर्म पीसेस चाहिए। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उस बिजनेस के ऑनर हो, बिजनेस के मालिक को। तो बिजनेस पे तो साल में 6 बार बिजनेस में अप एंड डाउन रहेगा, ये तो ना बिजनेस छोड़ दोगे। मैंने 2008 की बंदी में जरूर, उस समय ब्रोकरेज का काम करता था मैं, हम लोग क्लाइंटल भी काम करते थे। 2008 के बाद हम लोगों ने ब्रोकरेज का काम बंद कर दिया। तो अब अभी हमारे रिसाइकलिंग मेरी सिस्टर कंसर्न जो सोडानी कैपिटल लिमिटेड है, उसने पिछले 20 दिनों से चालू किया है। 2008 में जरूर हम लोगों का काफी पैसा रुक गया था क्रेडिट के पास। उस समय जरूर एक पर टेंशन हुई थी कि इतना पैसा रुक गया, तभी हम लोगों ने रिकवरी के अलावा और ध्यान नहीं दिया पैसा का पद को। पहले क्या था कि लिमिट हम लोग अपनी गारंटी पे प्रॉपर से लिमिट ले लेते थे। आज का तो एनएससी ने बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया, जितने खाते हैं पैसे होंगे उतने लिमिट पे लेके। पहले क्या रुचि, मैंने आपसे कहा भाई साहब लिमिट दे दो, आपने मेरे को लिमिट दे दी, तो अब नुकसान हो गया तो आप मेरे से पैसा मांग रहे हो। तो पहले ये दिक्कत है। तो मार्केट अप एंड डाउन से कभी तकलीफ नहीं हुई, बल्कि हर बार सीखा है कि हाँ हम गलत थे, उस गलती को अगली बार कैसे चेंज करें। और जी 8 साल की मार्केट की साइकिल है नॉर्मली। 8 साल में एक बहुत अच्छा बुल रन आता है, एक बहुत अच्छा बेयर रन आता है, और 2 से 3 मार्केट है ना कंसोलिडेशन फेज में जाता है। तो आपको ये 8-9 साल की साइकिल को पूरा यूज करता है। जब मार्केट में वियर रन है, बंदी है, उस समय दवा के मान लो अभी जो भाव मिल रहा है ना, काफी अच्छे शेयर्स के मार्च के महीने वो भाव मिले जो 10 साल नहीं है, 8 साल नहीं है। अच्छी कंपनी, मार्केट अप एंड डाउन है, अच्छे मौके को खुनाओ। देखिए लॉन्ग टर्म जब आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म लेना है। और लॉन्ग टर्म मतलब 1-2 साल नहीं मांगता, मेरा लॉन्ग टर्म मतलब 5-10 साल है। और जब 5-10 साल का आपको पेशेंस रखना है कि टेम्प्रेरी आएंगे, ईरान अमेरिका होगा, भारत पाकिस्तान होगा, भारत पाकिस्तान दोबारा हो सकता है, भारत चाइना हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल तो अपनी हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही है। हम वर्ल्ड के आज की तारीख की भी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। हमारे जीडीपी सब पे तेजी से बढ़ रही है, कहाँ का है। लेकिन सर जैसे इस समय अपन
जैसे एफ का देखें, इसलिए 1.5 साल से ऑलमोस्ट बेचे जा रहे हैं। हाँ, लास्ट मंथ, पिछले कुछ मंथों में तो बहुत ज़बरदस्त उनका सेलिंग प्रेशर बढ़ा। और ये बात चल रही है कि भैया वो चाइना की तरफ अपना पैसा शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? इंडिया की कंपनीज का जो रिजल्ट है उस अच्छे पे नहीं आ रहा। मैं फंडामेंटल एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता। मैं जो जर्नल चल रहा है मैं उस बारे में बात करूंगा कि यार कंपनीज का रिजल्ट उनका उतना एक्सपेक्ट नहीं आ रहा है, इसी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब जैसे अभी जो अपना यूएस ईरान वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो क्रूड प्राइस बढ़ी है, तो उससे लग रहा है कि यार आने वाले समय पे भी हमारे को यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या लगता है कि किस तरीके से मार्केट यहाँ से आगे डाइवर्ट हो सकता है? देखिए, आपने सवाल में 2-3 बात पूछा कि एक तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की लगातार सेलिंग, निसंदेह ये चिंता का विषय है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स जो बात बेच रहे हैं, अब उसके पीछे पूरा सिर्फ शेयर मार्केट रीजन नहीं है, उसके पीछे रुपी और डॉलर का, क्योंकि रुपी लगातार वीक होता जा रहा है। देखिए क्या है कि रुपी और डॉलर में 8% का एप्रिसिएशन हो गया, उधर शेयर मार्केट में मान लो 10 या 12% की ग्रोथ थी, तो फॉरेनर्स को सिर्फ 3 से 4% की ग्रोथ मिल रही है। तो वो इतनी कम ग्रोथ के लिए भारत पे पैसा क्यों लगाएंगे? जब तक रुपये स्टेबल नहीं होगा तब तक उनको इस कारण वो पेट्रोल अपना लगातार करना ही है। रही बात चाइना की, चाइना में पैसा लगाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी के सगे नहीं है। ये अरुण जी हर जगह पैसा लगाते हैं जहाँ पर वो अच्छी कमाई हो। लेकिन जो तीसरी बात आपने कही कि हमारी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। पिछले 18 महीने में तो रिजल्ट जो आए हैं, हम 18 महीने पुराने भाव पे हैं। कई कंपनियां तो अरुण जी कोविड से नीचे के भाव पे हैं, जो कोविड 2020 का मध्य तो उससे नीचे भाव पे। अच्छे बिजनेस को जानना, अच्छे बिजनेस को समझना और समझकर उसमें पैसा लगाना, पैसा नहीं। देखिए ट्रेडर अलग चीज है। बिल्कुल ट्रेडर का माइंडसेट का रोज उसको कोई भी फंडामेंटल से पक्का नहीं होना चाहिए। ट्रेडर का मार्केट है 9 से दिन की इसकी पिच। उस दिन जैसी पिचो, तेजी की हो चौके छक्के मारे, खराब पिचो तो शॉर्ट करे। ट्रेडर्स माइंडसेट टोटली डिफरेंट होना चाहिए। तो आपको उसमें कोई फंडामेंटल टेक्निकल मैं नहीं मानता। ट्रेडर्स माइंडसेट पे कुछ सेपरेट है। और ट्रेडिंग में रूट ध्यान रखो, हमेशा फैक्स होते ज्यादा कमाई। मैंने कई प्लेटफॉर्म पर बताया है, वन ट्रेडर कैन अर्न द मैक्सिमम अमाउंट। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग फुल टाइम ट्रेडर नहीं है। हम लोग 15 मिनट की ट्रेडिंग करने अपने और बिजनेस पर लग जाते हैं। ये सब बड़ा नुकसानदायक है। अगर आप ट्रेडिंग है तो आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग को बिजनेस समझे। 8:30 से 3:30, बल्कि मार्केट बंद होने के बाद की जो लॉजिक रेट्स का सेटअप होता है 15 मिनट का, वो भी अटेंड करना चाहिए। 3:45 से 4 का मार्केट पे 4 बजे तक फुल टाइम एक्टिव रहना चाहिए। रात को डिलीवरी परसेंटेज, वॉल्यूम, न्यूज पढ़नी चाहिए। ट्रेडिंग इज ए फुल टाइम बिजनेस। तो आदमी आराम से, मैं यहाँ पर हाइपोथेटिकल पोजीशन बोलूंगा, 2 to 4% पर मंथ इजीली कमा सकता है। ट्रेडर एक्सपर्ट होना चाहिए। बट जब आप फंडामेंटल की बात पैदल और रुकती है तो वो बिल्कुल अलग माइंड सेट है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पार पीछेगी, उसमें कोई तो राय नहीं है, जो कि रुपया आपका स्टेबल नहीं है। दूसरा, ताई जी हमारे निर्मला सीतारमन जी ने भी कुछ भी अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेबली किया। अभी एसटीटी और बढ़ा दी, तो कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेबली अनाउंसमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम कर रहे हैं कि वो कंसर्न है, वो बहुत बड़ा कंसर्न है। और अगर ताई जी को पॉजिटिव अनाउंसमेंट करती है एफआईएस के लिए, तो निसंदेह ये लोग तो उतना पैसा लेके वापिस है। फंडामेंटल वी आर डूइंग बेस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और गुंजाइश है, बट वी आर अच्छा काम। अभी आप जो अपन ने एसटीटी की बात की, इसमें हमने एक चीज़ और मैंने नोटिस करा कि जब से अपनी वीकली एक्सपायरी बंद हुई है, एसटीटी बढ़ा है, इसके बाद से ना ऑप्शंस में भी वॉल्यूम में बहुत कमी आई है पहले के मुकाबले। तो ये हमारे मतलब मार्केट के लिए कितना पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखिए, सरकार और जो अपनी नियामक संस्था है, अपनी बाह्य एजेंसी है सेबी, वो ये ऑफिशियली बांधती है, कहती है कि 10 में से 9 आदमियों को नुकसान। तो सरकार बेसिकली सट्टे को रोकना चाहती है। तभी भी चीज ध्यान रखें अरुण जी, कोई भी चीज को आप कानून बना के नहीं रोक सकते। उसके लिए आपको एजुकेशन देनी होगी कि ऑप्शन ही से रिस्की। हम बार बार कहते हैं कि ऑप्शन में फ्यूचर में आपको अपनी टोटल कैपिटल का 10% से ऊपर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपकी 1 करोड़ की नेटवर्थ है तो आप 5-10 लाख रुपए से फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं।
ये प्रॉब्लम क्या होती है, यंगस्टर्स कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जरा जरा से वो 1 लाख 2 लाख से ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, मैसेज हो रही। एक बहुत कम पूंजी, दूसरा इमीडिएट रातों रात पैसा कमाने की चाहत है, तीसरी जो सबसे बड़ी बात है नॉलेज का अभाव। उनसे अरुण जी ने कहा ये चीज ले लो, किसी दूसरे ने कहा, शुक्ला साहब ने कहा ये चीज ले लो, परमा जी ने कहा ये चीज ले लो, वो ले लेते हैं। स्टडी नहीं करना चाहते हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्या चार्ट पैटर्न है। ताजुब होता है, कई टेक्निकल लोग मिलते हैं, सर मैं चार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ, कब से कर रहा हूँ, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से। मेरे को शेयर मार्केट में 35-36 साल कंप्लीट हो गए। मैं आज ही बोलता हूँ मैं स्टूडेंट हूँ। अतः हम 35 साल में भी अपने आप को स्टूडेंट पाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि लोग 6 महीने साल भर में चार्ट स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। मुझे वाली बात नहीं है। तो ये जो एसटीटी अपन ने करी है, इससे निसंदेह पॉलिट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है और ये बाजार की भी गलत है। जब एसटीटी लगाई गई थी अरुण, उस समय ये था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस समय 0 था, तो मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसके साथ एसटीटी लगाई गई थी। एसटीटी का प्रारूप यह था कि धीरे धीरे हम टैक्सेस को कम करके एसटीटी के रूप में ले लेंगे। अभी अपन हाईएस्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रहे हैं, अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी दे रहे हैं, एसटीटी भी दे रहे हैं। एक गलत है, ये सोचना चाहिए ताई जी को और उनको समझना चाहिए, एसटीटी कायदे में रिमूव हो जाने चाहिए। और रही बात की आप एफएनडो में, तो उसमें आप एक नेटवर्क कर सकते हो। फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में काम करने के लिए मेरी राय में 10-15-20 लाख रुपए की नेटवर्क मिनिमम होनी चाहिए, जिससे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कम पूंजी से ऑप्शन काम कर रहे हैं, तो बिना नॉलेज के काम कर रहे हैं, उनके ऊपर रोक रखो। ये एक नेटवर्क क्राइटेरिया जरूर कर देना चाहिए और मिनिमम 20-25 लाख तो होना चाहिए फ्यूचर ऑप्शंस का। सर इससे एक चीज़ और बढ़ रही है ना, अभी हम देखेंगे कुछ दिनों में, जैसे पहले जो बंदा निफ्टी में काम कर रहा था या ऑप्शंस में काम कर रहा था, अब जब से वीकली एक्सपायरी बंद हुई है, अब वो अदर एसेट क्लास में जाने लग गया। वो उल्टा ऐसी जगह पे जाने लग गया जैसे फोरेक्स में, जिसमें कोई आधार ही नहीं है। क्रिप्टो में आप देखोगे इस समय, अगर हम सोशल मीडिया देखें या कुछ देखें, तो उनकी वहाँ पे अगर यहाँ एसटीटी बढ़ा रहे हैं या बहुत ज़्यादा इधर रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, पता तो सभी को है कि यार ये रिस्की है, ठीक है ना। वही वाली बात है, सिगरेट के पैकेट पे लिखा है ना टम्बैको किल्स, ठीक है, लेकिन फिर भी जो सिगरेट पी रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि यार ये उल्टा दूसरी तरफ एसेट को लेके जा रहे हैं कहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बंदे आज की तारीख में, हर बंदा दूसरे को देखो, उसको क्रिप्टो करना है, क्रिप्टो सीखना है, या उसको है ना फोरेक्स सीखना है। तो आपको नहीं लगता कि ये मतलब ज्यादा टिपिकल, ज्यादा बच्चे को बिल्कुल ही प्योरली गैम्बलिंग की तरफ लेके जा रहा जैसा मैंने कहा ना कि सरकार चाहती है कि फ्यूचर्स ऑप्शंस में तो साथ ज्यादा होता तो उनको फोर्सली रोक लेते, ऐसा कभी नहीं होगा। आप फोर्सली किसी व्यक्ति को नहीं रोक सकते, आपको नॉलेज देना होगा, आपको ज्ञान देना होगा। क्रिप्टो तो बेसिकली प्योरली गैम्बलिंग है। शेयर मार्केट तो अगर आप ढंग से काम करेंगे तो इट्स ए वेरी वेरी गुड थिंग, अच्छे ढंग से काम होता है। तो आपकी बात सही है, अभी सिल्वर में काफी कम हो रहा है, एमसीएक्स में काफी कम हो रहा है। ये तो देखिए चलेगा। और लोगों का अंतर अभी इंडिया में अभी सिर्फ 10 से 15 करोड़ शेयर मार्केट में है। गुप्ता साहब 2035 तक ये फिगर 40 से 50 करोड़ की हो जाएगी। मतलब अभी यहाँ से शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग 4 टाइम हो जाएंगे, चाहे मार्केट कैसे। धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी और सरकार नास्ती कर इस बात को समझेगी, पहला ये बात है। है। ये तो मैं मानता हूँ कि जो स्टूडेंट है ना, उनको सीखने के मुकाबले सट्टा लगाने में ज़्यादा मजा आता है। और एक चीज़ और मैं ये समझना चाहता हूँ कि अभी जो रैली आई, पिछले हमने मार्च में, पूरे में हमने ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल में रैली देखी, तो ये जो रैली है, ठीक है, ये इसमें फंडामेंटली स्ट्रांग रैली है या ये सिर्फ एक अभी टेक्निकल बाउंस बैक है? आपको क्या लगता है? नई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहती है, काफी कंपनीज के शेयर्स पानी के भाव आ गए थे। मैं सी बी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो यहाँ पर मैं कोई शेयर्स का नाम या सेक्टर का नाम नहीं लेना चाहता। फिर भी गलती से अगर कोई शेयर्स या सेक्टर्स का नाम ले लेता हूँ तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि उसको आप बाइक सैनिक क्रिटिक्स नहीं मानेंगे। मेरा, मेरी फैमिली का, मेरे प्रीमियम मेंबर्स का उस पर निवेश हो सकता है। ये फंडामेंटल तेजी आई है, अच्छी तेजी आई है, मच एवेटेड तेजी आई थी। काफी स्टॉक्स बिल्कुल डाउन हो गए थे, उसमें तेजी आनी थी। एक को तेजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ये टेक्निकल पुट बैक नहीं है। और मेरा ये मानना है कि अब यहाँ से देखिए, एक
आपसे मैं बहुत बेहतरीन चीज बताता हूँ जो आपके दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा कम ही चीज है। आप लोग है ना यूएसए ईरान की तरफ देखना पके, सिर्फ और सिर्फ क्रूड के भाव को देखे। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, क्रूड, चूंकि हम लोग क्रूड के नेट में 84-85% इम्पोर्टर है, तो क्रूड का भाव हमारा भारत का शेयर मार्केट की चाल डिसाइड करेगा। क्योंकि राइजिंग जितना क्रूड का भाव हो रहा है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाता जाएगा, आपको नुकसान। तो हमको क्रूड, अगर देखिए क्रूड मेरे को अब 90-85 से नीचे जाता हो भी नहीं लगता कि 66। क्रूड अगर 90-100 के बीच में हुक करता है तो बाजार में माल खरीदने का बहुत अच्छा समय है। हमारे लिए चिंता की बात गुप्ता साहब तभी होगी जब क्रूड 120 के ऊपर चलता है। 100 से 120, 100 से 120 भी टेंशन है, लेकिन इतनी नहीं है। 120 के ऊपर होते क्रूड आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो आपको समझना है। अगर क्रूड आपको लगता है कि 85, 90, 95 के भाव पे जाके सेट हो जाएगा, आंख बंद करके अच्छे शेयर्स में पैसा लें। यहाँ से 12-18 महीने में 30 से 50% की तेजी यहाँ से भी पक्का मिल गई। ओनली एंड ओनली वन कंसर्न, दैट इज क्रूड। क्रूड का भाव आपका $100 से ऊपर नहीं, 120 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो ये टेक्निकल बाउंस बैक है, अच्छी फंडामेंटल सोच ही सब तेजी। सर, एक हर बार जब भी तेजी होती है ना तो सेक्टर रोटेशन होता है, तो हम मतलब कोई भी इन्वेस्टर है वो पहचाने कैसे कि भाई ये सेक्टर चल रहा था, लास्ट टाइम ये चल रहा था, नो डाउट अब वो सस्ता हो गया, मिल गया, लेकिन ये सेक्टर रोटेशन हो रहा है, ये इसकी जगह अब इसमें हमें पैसा लगाना चाहिए। तो मतलब हम मोटा मोटी, मैं मानता हूँ कि इस पूरा सेक्टर के बारे में आप बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोटा मोटी अगर उसको समझना है तो वो कैसे समझेगी यार ये सेक्टर रोटेशन हो गया, अब मुझे इसकी जगह इसमें पैसा लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिल सकता है। $1 मिलियन का आप क्या क्वेश्चन कर देते हो सर, और इसका जवाब भी आदमी खुद निकाल सकता है। अभी पिछले 30 दिनों में बाजार में अच्छी खासी तेजी रही, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स के लिस्ट में आपको ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा कि HNI का पैसा कहाँ जा रहा है, अच्छे इन्वेस्टर्स का पैसा कहाँ जा रहा है। जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी आई है वो सेक्टर आगामी तेजी को लीड करेगी। देखिए हमको है ना अपनी एनर्जी सेक्टर के अंदर हमको अपनी ऑयल का बढ़ता हुआ भाव, ईरान से तेल आने में हो रही दिक्कत, कभी अमेरिका कहता है क्या प्रेसियस से तेल लो, कभी मत लो, तो वाई टू डिपेंड ऑन अदर्स। तो भारत एक तो इसका अपने यहाँ पे भारत में क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, अपन तेल की खोज कर रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल पे पूरा जोर है। तो आप है ना अभी एनर्जी सेक्टर जो हम तेल का सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं उन सब पे ध्यान जाएगा। तो मार्केट ने पिछले 30 दिनों में जो अच्छे शेयर्स तेज हुए हैं उन सब का बता दिया है कि कौन सा सेक्टर तेज होगा, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, कंज्यूमर थीम सेक्टर। इसके साथ साथ एक चीज जो समझी, हम लोग वो थे कि जो सबसे पहले हम लोगों ने डिफेंस सेक्टर आइडेंटिफाई किया था व्हेन नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट डिफेंस। डिफेंस सेक्टर से कोई बात ही नहीं करता था, तो लोगों ने डिफेंस सेक्टर किया, फिर हमने भारत पाकिस्तान के बाद डिफेंस सेक्टर ने प्रॉफिट किया। अभी एक ईरान अमेरिका युद्ध से पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रियों को समझ में आ गया कि वो यूएस के भरोसे नहीं रहेंगे, सबको अपना डिफेंस सेक्टर चाहिए। और भारत पाकिस्तान भी युद्ध के टाइप में भारत ने प्रूव कर दिया कि हमारे ड्रोन्स, हमारा डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। तो भारत का डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से चलेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अब डिफेंस में भी कई अलग अलग चीजें हैं, ड्रोन्स और डिफेंस सेक्टर्स के अंदर एंटी टॉम्स और रोके वो चीजें, तो डिफेंस सेक्टर भी चलेगा। बाकी सब अब आप देखेंगे पिछले महीने भर की तेजी में आपका समझ पा जाएगा कि आगामी हीरो कौन से रहेंगे। सिर्फ अगर क्रूड 90-100 रुपए का भाव रहता है गुप्ता साहब, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 आपको 20-22 हजार का भाव आपको बहुत दिखा सकता है। 6-8-12 महीने बहुत अच्छा पैसा कमाने का। ओनली वन कंसर्न क्रूड। सर अब जैसे क्रूड की प्राइसेस का डिफरेंस आ रहा है, तो क्या इसका हमारे जैसे एफएमसीजी और इन सेक्टर पे भी फर्क पड़ेगा क्या? देखिए अगर क्रूड का भाव बढ़ता हुआ रहेगा तो निसंदेह पेंट इंडस्ट्री पे क्रूड से सबसे बड़ी बात समझते हो आप, जब क्रूड का दाम बढ़ेगा तो हम लोगों को हिट या में अपना पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है,
जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन लागत का तो हर जगह फर्क पड़ेगा, हर जगह। फिर क्रूड, कई ऐसी इंडस्ट्री के अंदर क्रूड रॉ मटेरियल है, पेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल है, तो उन सब जगह दिक्कत है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में दिक्कत आ रही है। तो क्रूड का भाव बढ़ता रहना भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत खराब है, भारत की आधी इंडस्ट्री के लिए बहुत खराब है। तो लेट्स होप फॉर द बेटरमेंट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्रूड का भाव रुकेगा, जल्दी रुकेगा, मेरा मानना है 2 4 5 10 दिन में कुछ ना कुछ न्यूज आएगी। यूएसए ईरान का सेटलमेंट तो नहीं होगा, ये छुटपुट चलते रहेंगे 6 महीने 12 महीने भी, लेकिन क्रूड के और किस ना कुछ होना चाहिए। अभी जैसे जैसे टेंशन है सब, इसमें किसी बंदे को स्टार्ट करना है स्टॉक में, क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसको, मतलब उसको क्या चीज पहले सीखनी चाहिए या क्या चीजों पे पहले ध्यान देना चाहिए जिससे वो स्टॉक मार्केट शुरू कर पाए? और उन चीज सवाल लिख के जवाब है। देखिए सवाल बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि तेजी और चयमंती शेयर मार्केट हमेशा सीखने के लिए बेस्ट है। फर्क यह है कि सबसे पहले जो भी नया आदमी मार्केट में आ रहा है या जो ऑलरेडी मार्केट में है, सबसे पहले उनको ये देखना है कि वो ट्रेडर है या इन्वेस्टर। आज भी 100 में से 95 लोग, पता 95% जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना, दे आर स्टिल कंफ्यूज। उन्होंने कोई स्टॉक खरीदा नुकसान, मतलब ट्रेडिंग के लिए 100 रुपए का, 100 का 80 आ गया, वो एवरेजिंग करते रहेंगे, 80 आ गया, 60 आ गया, 40 आ गया, 20 आ गया, जबकि वो स्टॉक उनका ट्रेडिंग का था। तो ट्रेडिंग में उनको स्टॉप लॉस इमीडिएट फॉलो करना था, नहीं करा, तो वो ट्रेडर से क्या हुआ, इन्वेस्टर बन गए। 22 उन्होंने कोई स्टॉक 10 साल के लिया, वो 2 महीने में डबल हो गया, बेच देंगे, उस लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर देंगे। गलत है। जबकि वो हमारे कई स्टॉक तो गुप्ता साहब जी 5 साल में 50 गुना हुए हैं। कई स्टॉक आप मेरे को सोशल मीडिया, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, हमारे टेलीग्राम ट्विटर पर आप देखेंगे। आप मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सोडानी का फटा हर शनिवार को शाम को 5 बजे मेरा यूट्यूब चैनल आता, उसको जरूर देखें। तो आप देखेंगे कई स्टॉक मतलब 10-20 गुना होने के बाद 100 200 300 स्टॉक्स हैं। तो क्या है कि नए लोगों को ये सबसे पहले समझना है, जो आपने पूछा कि वो क्या करें, कि वो पहले वो ट्रेडर है या इन्वेस्टर, ये समझे। उसके बाद अच्छी तरीके से स्टडी करें। ट्रेडिंग इज ए फुल टाइम बिजनेस। इफ यू आर डूइंग जॉब, इफ यू आर डूइंग बिजनेस, देन डोंट कमिट ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में भी अपना डेफिनेशन डिसाइड कर दे कि आप कितने साल का है। लॉन्ग टर्म 1-2 साल का नहीं होता। मोमेंटम उसको बोलते हैं, पोजिशनल या मोमेंटम। लॉन्ग टर्म कम से कम 3 से 5 साल 7 साल का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो गुप्ता जी आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो, तो मालिक बन रहे हो 2 4 6 8 क्वार्टर तो आपको उस कंपनी को समझने में लग जाएगा। तो नए इन्वेस्टर्स को, नए ट्रेडर को पहले अपने आप को पहचाने, फिर उस दिशा के अंदर सीखे, सीख कर काम करे, कभी नुकसान नहीं। जो छोटा इन्वेस्टर है, मान लो अब जैसे नया बच्चा आना चाह रहा है, अब उसके पास फंड भी कम है, ठीक है, अब उसको करना भी है, तो वहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे अपन वो एफएनओ कर नहीं सकता है, ठीक है। एफएनओ करेगा तो उसको पता है मेरे पास तो 50,000 लाख रुपया तो है, मुझे सीखना भी है, मुझे करना भी है। तो उसको किन चीज़ों पे बेसिकली ध्यान देगी, यार मैं छोटे अमाउंट से क्या करना चाहिए? छोटी पूंजी हर व्यापार को खा जाती है। जब आपके पास 1,50,000 रुपए है, कौन से डॉक्टर ने कहा शेयर बाजार में? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, शेयर बाजार को सीखो। गुप्ता जी आपसे, हमसे सीखे, और यूट्यूब पे काफी अच्छे लोग हैं, उससे सीखे, समझे, पेपर ट्रेडिंग करता रहे, जब तक आपके पास में म्यूचुअल फंड्स में 10-15 लाख रुपए का पोर्टफोलियो नहीं हो जाए। शेयर मार्केट बैठिएगा, मैं हर एक से कहता हूँ, स्टार्टिंग 1 से 2 थ्रू म्यूचुअल फंड पे SIP करे, SIP को समझे, स्टॉक्स को पढ़ना सीखे, बैलेंस शीट को पढ़ना सीखे, पेपर ट्रेडिंग करे, अपने आप को समझे, अपना नेचर को समझे, अपने रिस्क एपेटाइट को समझे, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को समझे, धीरे धीरे पैसा कमाए। अगर आपके पास 15-20 लाख रुपए हैं, लाख रुपए का नुकसान हो गया, आपको रात को नींद आने में दिक्कत नहीं है। आप पे पैसे 1,50,000 रुपए हैं, वो भी पेरेंट्स से आपने कॉलेज स्कूल की फीस के नाम पे लिए हैं, उससे सट्टा खेलोगे, खुद की नींद भी खराब होगी, पेरेंट्स को भी तकलीफ लो, किस लिए का? सीखो, समझो, पेपर ट्रेडिंग करो, म्यूचुअल फंड्स करो,
10-15 लाख से कम की कैपिटल वाले किसी व्यक्ति को शेयर मार्केट पे नहीं आना स्ट्रांगली आपके माध्यम से ECFT के प्लेटफॉर्म से कर। छोटे आदमी को आना ही नहीं, सीखे घर पे पेपर ट्रेडिंग करना थ्रू म्यूचुअल फंड्स है। एक और अभी है ना, मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं ट्विटर पे था, तो ट्विटर पे एक है ना ट्रेडर्स का ग्रुप कम्युनिकेट कर रहा था आपस में, उसमें कई बड़े ट्रेडर्स थे। तो उनका एक बड़ा सिनेरियो चल रहा था कि मार्केट 18,000 पे तो एक बार आएगा, उससे पहले नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब आप इस कैंप को में है या क्या? आपको क्या लगता है इस कैंप की बात जो है, मतलब ऑलमोस्ट उनका डेली डिस्कशन रहता है, मैं कई बार ट्विटर पे रहता हूँ तो वो उनका लेसन रहता है, और वो सबका एक ही फंडा है, क्योंकि नहीं मार्केट एक बार तो 18,000 आएगा तभी मार्केट चलेगा। देखिए गुप्ता साहब जी, दो चीजें हैं आपके सवाल का जवाब। मैं पहली बात तो सबसे पहली चीज ट्रेडिंग और फंडामेंटल। एज ए ट्रेडर निफ्टी 28,000 हो, 18,000 हो, 35,000 हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। तेजी या मंदी सुबह का उस दिन का सेटअप देख के, ट्रेंड देख के काम करते हैं। 3-30 पे पोजीशन शुरू न करके मंदी में ज्यादा कमाई होती है, शॉर्ट में हमेशा ज्यादा पैसा बचता है। हाँ ये है, ये आप कैश मार्केट में शॉर्ट नहीं कर सकते, इंट्राडे के अलावा फ्यूचर में शॉर्ट कर। तो सब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, आपके पास पेशेंस है, पैसा तो निसंदेह हो गए तभी काम कर सकते हैं, पेशेंस है, व्यापार की समझ है, 5-10-15 साल का पेशेंस है, तो मैं मंदी का स्वागत करता हूँ। उस मंदी में मेरे को पानी के भाव में शेयर्स मिलते हैं, आई लाइक, मुझे पसंद है। उसको बोलते हैं डिप्रेस्ड, अपना बिल्कुल आदमी डिप्रेस्ड होकर सेलिंग कर रहा है, बिल्कुल परेशान होकर सेलिंग कर रहा है, आई लाइक। मंदी में पैसा पत्ता है। आपको ध्यान होगा गुप्ता साहब, वॉरेन बफेट साहब का बहुत फेमस कोट है, मैं चाहता हूं कि अच्छी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाऊं और वो कंपनी 3-4-5 साल के लिए बाजार से डिलिस्ट हो जाए। कितनी बड़ी बात है। वो कहते हैं कि अच्छी कंपनी में पैसा लगाऊं तो जब बाजार से डिलिस्ट हो जाएगी तो रोज भाव नहीं देखूंगा, कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है तो 5 साल बाद 10-20-30 गुना। हम तो गुप्ता जी छोटी छोटी कंपनियां जो IPO लेके नहीं आई हैं उनके बिजनेस को समझते हैं, छोटा छोटा पैसा लगाते हैं, हमें बहुत पेशेंस है। मैंने, अगर मेरे सब जो सोशल मीडिया मुझे फॉलो करते हैं, टाटा एलेक्स की मैंने 190 रुपये में लिया था, उस पर 1:1 का बोनस दिया, 95 रुपीज की मेरी लागत है, 10,000 रुपये बेचा। मेरे दो क्लाइंटों दोस्तों के पास मारुति आज भी 400 रुपये का लिया हुआ रखा है। हमने अभी फोर्स मोटर 800-900 रुपये, 1,000 रुपये पर खूब लिया, फोर्स मोटर 22, 23, 24, 25 जाएगा। सोलार इंडस्ट्री मेरे पास 1,200 रुपये की रेट का था। जब आपकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, काहे की दिक्कत है? अगर इफ योर कंपनी इज ग्रोइंग, दैट प्रॉफिट इज ग्रोइंग बाय 50-20% ROI, शांति से बैठो ना, पैसा बनेगा उस पे, पेशेंस उसी में आएगा बॉस। छोटी पूंजी म्यूचुअल फंड चाहिए, 18,000 की निफ्टी है, 22 की है, मैं इस चीज के अभी थ्योरी में नहीं। मेरे हिसाब से अगर नंबर्स की बात करें, अगर क्रूड का भाव यहाँ से अब डाउन होना चालू हो जाता है, 120-110 के ऊपर नहीं जाता, मेरी बात ध्यान देना, नहीं जाता, तो जो अभी हम लोगों ने 2200, 300, 400 का लो बनाया था वो लो होगा, अगले 2 साल तक वो लो नहीं टूटेगा, 22,000 भी नहीं टूटेगा, ये 18 की तो बात अलग है। हाँ, क्रूड 130, 40, 50 हो गया, रुका रह गया तो कुछ भी हो सकता है, तो क्रूड मेरे हाथ में नहीं है। तो जो मंदी चाह रहे हैं, मंदी देख रहे हैं, वो ईरान में जाके युद्ध को आग दें। उनको जाना चाहिए कि ईरान जाए और अमेरिका के खिलाफ युद्ध भड़काते रहे तो क्रूड कब हमारत करें। और पूरी कंट्री के लिए, पूरे अपने भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए क्रूड का कूल डाउन होना पॉजिटिव है। तो क्रूड के रेट से भारत का निफ्टी का फ्यूचर देख सकते हैं। आपने कहा कि मंदी में पैसा ज़्यादा बनता है, तो कौन सी स्ट्रेटेजी, मतलब आप फ्यूचर्स के साथ कर रहे हैं तो क्या नेकेड फ्यूचर्स ज़्यादा सेफ रहते हैं या हम किसी स्ट्रेटेजी के साथ वर्क करें? ये डिपेंड्स करता है, देखो नेकेट भी करता है, स्ट्रेटेजी सब डिपेंड्स करता है मार्केट कंडीशंस पे, उस दिन आपका मार्केट क्या है, आपके पास। देखो मेरे पास तो कई बार क्या रहता है गुप्ता साहब जी, मैं ईमानदारी से बताऊंगा, मैं 10, 10:15 बजे अपनी पोजीशन 95% खत्म कर देता।
मतलब मेरी तो कई बार 9:30 में पोजीशन खत्म हो जाती है, 9:25-30। मेरी ओपनिंग मेरा सेट सौदा पड़ जाता है 9 से 9:07। हम तो उतनी स्मार्ट डेटिंग करते हैं। और अगर मेरे को 10 बजे के बाद मुझे क्लासेस देनी होती हैं, सब भाइयों को बहनों को शेयर मार्केट सिखाता हूँ, हम लोग नॉन एकेडमिक ट्रेनिंग्स के लेते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे के जॉब लगाते हो, तो काफ़ी बिजी स्टूड, तो जितने बिजी रहूँगा मैं काम ही नहीं करता। फिर अगर मेरे पास टाइम होगा तो स्क्रीन पर दुबई जाऊँगा मैं 10 से तो स्क्रीन पर नहीं जाता। तो आपने कहना स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ करनी है, तो नेकेट करनी है, क्या करनी है, उस दिन का मार्केट, मेरा टाइम शेड्यूल और उस स्टॉक में क्या सेटअप बैठ रहा है, उसका रिजल्ट का दिन है क्या है। फिर भी 80% मैं नेकेट ट्रेडिंग करता हूँ, मैं वन वे ट्रेडिंग करता हूँ। हैज जब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा, जैसे ट्रम्प सुबह क्या बोले कि शाम को तो हैज कर लेते हैं, वरना मेरी नेकेट ट्रेडिंग रहती है। मोस्टली कैश मार्केट की ट्रेडिंग रहती है। कैश मार्केट के पहले बहुत अच्छे अलग स्टाइल से वॉल्यूम के ऊपर गेम खेलता हूँ, एटीपी में गेम खेलता हूँ, फीचर भी छोटा मोटा करता हूँ, लेकिन पहले बहुत बड़ी ट्रेडिंग करता था, आजकल इतनी ज़्यादा बड़ी ट्रेडिंग नहीं है। ऑप्शन डेटा इंपॉर्टेंट रहता है क्या? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन की बहुत वैल्यू है। ऑप्शन कौन से ऑप्शंस पर कौन से स्ट्राइक रेट की पोजीशन बन रही है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। उस हिसाब को तेजी मंदोपन चले। ऑप्शंस की चेन से ही आपको उस स्टॉक की ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शंस की चेन अब तो बताए किसी स्टॉक्स पर कितनी तेजी कितनी। ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ओपन इंटरेस्ट अपन ऑप्शंस का देखते हैं, लेकिन साथ में जैसे नहीं तो फ्यूचर्स का हाँ, देखते हैं। मतलब कुछ लोग फ्यूचर्स का भी देखते हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि फ्यूचर्स का भी फ्यूचर्स का भी देखना मेन जरूरी है। ओपन इंटरेस्ट पहले फ्यूचर का देखो। फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट देखने से आपको मालूम चल जाएगा ये ओपन इंटरेस्ट का ऑप्शंस की कौन से स्ट्राइक पर ऑप्शन इंटरेस्ट देखिए। ऑप्शन इंटरेस्ट का ओपन इंटरेस्ट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वही का फ्यूचर का देखो, वहां से बेस तैयार करो कि स्टॉक्स में तेजी है या मंदी। जब तक आप फ्यूचर स्टॉक्स का नहीं देखोगे, उसका ओपन इंटरेस्ट क्या है, तब तक आप तेजी मंदी कहाँ से डिसाइड करोगे। ऑप्शंस में तो बाद में जाना है, पहले बेस स्टॉक्स कि इसके अंदर कहाँ से तेजी मंदी आ रही है। ये स्टॉक्स के ओपन इंटरेस्ट से, भाव के मूवमेंट से, प्लस चार्ट से हमको मालूम चल जाएगा स्टॉक पर तेजी है मंदी। मंदी है तो हम पुट का देखेंगे, तेजी है तो हम कॉल का देखेंगे। लेकिन जैसे ओपन इंटरेस्ट है, मेरा इसमें थोड़ा सा या व्यू है, या मैं समझता जितना मैंने समझता हूँ इस बारे में, कि ओपन इंटरेस्ट क्या है कि छोटे टाइम के लिए ठीक है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट कई बार अचानक से बदल जाता है। आपने को लगता है भाई ठीक है अभी हम शॉर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जैसे कॉल राइटर्स दिख रहे हैं या पहले शॉर्ट्स बने हुए थे, और पता लगता है विद इन ए मिनट्स, ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट एकदम से चेंज हो गया। तो साहब मेरी कोई आपकी बात का जवाब दिया। आप ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट देखते जाता, ये मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ। आपको स्टॉक के फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट देखना है। स्टॉक का फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट आपको बताएगा इस शेयर्स भी तेजी है या मंदी। उसके बाद उसको वेरीफाई करने के लिए ऑप्शंस का, स्टॉक ऑप्शन चेन का आप देखें, कॉल पुट का, तो वो आपको वेरीफाई करते हैं कि शेयर्स में तेजी है। उस तरीके से काम करना। स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, ऑप्शंस का नहीं। अभी जो ग्लोबल मार्केट चल रहा है, आपकी तरफ से एक कंक्लूजन ऐसा कि मतलब आपको क्या लगता है कि मार्केट में, इस ग्लोबल मार्केट में हमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ध्यान चाहिए, क्रूड के अलावा हम और क्या चीज़ें ध्यान रखें कि जिससे कि ट्रेडिंग में या इंट्राडे ट्रेडिंग में भी, या छोटा सा अगर हम पोजिशनल ट्रेड के लिए भी सोचें, तो हमारा व्यू क्लियर हो पाए। यदि गुप्ता जी आपको अच्छी बात होची, मैं इस सवाल का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम दे दूंगा। ट्रेडर के लिए अलग माइंडसेट है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अलग माइंडसेट है, दोनों में डिफरेंट चीजें हैं। एज ए ट्रेडर कोई मतलब नहीं कि लोग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अभी ड्यूरिंग द मार्केट ऑवर्स कोई स्पेशल अनाउंसमेंट अनाउंस तो नहीं हो रहा, आरबीआई का वन की मीटिंग तो नहीं है, पीएम का संबोधन तो नहीं है, ट्रम्प का कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है। उस जिस कंपनी का रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर नेकेट काटेगी, उस दिन जिसका रिजल्ट आ रहा है लिमिट में काम करें। आप कभी भी अपने स्टॉप लॉस और टीएसएल की बिना सोना नहीं कर, और आप फुल टाइम स्क्रीन पे है तो ही काम करें। फुल टाइम स्क्रीन का मतलब है कि खाना खाने के भी टाइम नहीं हो, और दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए ट्रेडर। तो पैसा ही पैसा है,
आप सोच ही नहीं सकते प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने डिसाइड किया कि आज मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा। 5 लाख रुपए मैंने 15 मिनट में कमा लिए, आधे घंटे में कमा लिए। फिर मैं ओवर ट्रेड करने लग गया हूँ। यार ये तो 5 लाख आ गए, 10 लाख कमाओ, 15 लाख कमाओ, तो वहां से फिर चाले करता है। आपने जितना टारगेट लिया आपके कैपिटल के हिसाब से, स्मार्ट ट्रेडर आधा % से लेके 1% अपने कैपिटल का रोज बना सकता है। तो अगर आपकी कैपिटल 20 लाख की है और आपने उसके हिसाब से 10-15 हजार रुपए कमा लिए, इसके बात कर तो हम संतुष्ट नहीं होते, हम चूसते रहते हैं। तो ट्रेडर्स को ध्यान रखना, जितना उसका टारगेट है आधा 1% इज द मैक्सिमम फॉर द इंटरडे। ऐसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उस बिजनेस में पैसा लगाए जिस बिजनेस को समझता है। मैं आईटी को कम समझता, आईटी में भी आईटी के स्टॉक सीमित था। मैंने आज तक इन्फोसिस टीसीएस में कभी इंटरडे ट्रेडिंग कर ले पाता रह गया, वो भी रेयर। आईटी में काफी करता। जिस बिजनेस को आप नहीं समझते, मैंने बेटी के आप आईटी में बहुत काम किया, उनकी बिजनेस को समझने के लिए क्या क्या काम करते हैं। इन्फोसिस टीसीएस का समझ में नहीं आता मेरे। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत काम करता है, खराब काम करता है, तो मेरे को समझ में नहीं आता, मेरी बुद्धि नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को वो काम करना चाहिए जो उसके समझ में आए। देखा देखी काम नहीं करना। जो बिजनेस को आप नहीं समझ सकते हो उसमें नहीं जाना। जब बिजनेस आपके समझ में आ गया तो मैनेजमेंट से बात करें, मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुने, शेयर्स खरीद के मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुन के उनकी डिफरेंट रिसर्च रिपोर्ट आती उसको देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, कितना डिलीवरी उठ रहा, डिलीवरी परसेंटेज चेक करें, एवरी क्वार्टर रिजल्ट चेक करें। पैसे कोई दिक्कत नहीं की। तो ये कहना चाहूँगा कि क्रूड का भाव एक अपना पूरे इकोनॉमी के लिए सेफ्टी है। उसके अलावा आपको इंटरनल अपनी स्टडी करनी है। ट्रेडर के टिप्स अलग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से की अलग है। एक बहुत थ्योरी चलती है कि भाई आईपीओज अगर ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो जैसे लगातार बीच में बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं, कुछ बड़े बड़े आईपीओज आ रहे हैं, या अभी हम देखें तो अभी भी बहुत सारे आईपीओज लाइनअप है। तो ये भी एक बहुत थ्योरी है कि जब आईपीओ ज़्यादा आते हैं तो मार्केट का टॉप वहाँ बन जाता है, ठीक है। और आईपीओ में आजकल जो मतलब बहुत ज़्यादा बूम टाइप्स है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए ऐसा है कि ये आपकी बात काफी हद तक सही है कि जब आईपीओ का बूम आता है तो टॉप बन जाता है। उसके पीछे का लॉजिक समझो। बाजार में पैसा लिक्विडिटी टाइट हो जाती है। आईपीओ में अगर आपको बहुत जल्दी स्मार्ट गेन मिलता है, शॉर्ट टर्म मिलता है, एंड ऑफ द डे पैसा कमाना है। अगर आप तो को बहुत जल्दी पैसा कमाई हो तो सब आईपीओ में जाना चाहते हैं। जब अभी फरवरी मार्च में सारे आईपीओ पिट रहे थे तो उसके बाद ही बाजार में तेजी खाई, लिक्विडिटी तब भी तो रुकी थी। तो ऐसा नहीं है। हाँ, मार्केट में आईपीओ ज्यादा आ रहे हैं तो फॉर द शॉर्ट टाइम्स आपकी लिक्विडिटी क्रंच आ सकती है, टाइट हो सकती है। अब तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि 30,000 करोड़ की एसआईपी चल रही है भाई, 30,000 करोड़ की बैंक। और ये फिगर धीरे धीरे गुप्ता साथी 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ फंड में। नया इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स का बेनिफिट समझ चुका है। मैं यही कहता हूँ कि जब तक आपके पास 5, 10, 15 लाख का 20 लाख का पोर्टफोलियो नहीं है, शेयर मार्केट में नहीं आना। म्यूचुअल फंड एसआईपी इज द बेस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ। और म्यूचुअल फंड से भी जो ये आपका मिथ है कि मैं डायरेक्ट में जाऊंगा, गलत है। डायरेक्ट इज एडवाइजेबल ओनली फॉर दोज हु अंडरस्टैंड द मार्केट। मेरी बात को मानना, ध्यान से समझना। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर आपको खराब मार्केट में होल्ड करता है, आपकी इमोशंस को कंट्रोल करता है। अच्छा एडवाइजर बहुत जरूरी है। अच्छा आपका सारथी होगा, लॉन्ग टर्म जर्नी होगी। वो 10-20 पैसे खर्चे पे ध्यान मत दें, आप अपने बड़े गोल पे ध्यान दें, अच्छा रहेगा। आईपीओ वाली बात ही है, एक बार शॉर्ट टर्म ठीक लगती है, लॉन्ग टर्म ऐसा कोई फर्क नहीं है। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी तो मार्केट हमेशा खराब होगा, लिक्विडिटी अच्छी रहेगी तो मार्केट हमेशा तो होगा। जैसे आईटी बूम आया था, एक बार .com बबल आया था, वैसे इस समय हम देखें तो हर जगह ना एआई बहुत बूम चल रहा है। आपको क्या लगता है, बबल है या ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग? एआई इज ए वेरी कूल इंटेलिजेंस मशीन। अगर आप उसका यूज करते तो आपका टाइम बचता है। एआई मेरी नज़र में कोई नौकरी कम नहीं करेगा। एआई को यूज करने के लिए एक्सपर्ट दिमाग चाहिए। आप उसको अपने बिजनेस में यूज करके अपना समय बचाइए, अच्छे तरीके से काम करें।
मशीन मशीनी है, वो बिना हिपोसेंस के काम करेगी। तो AI इज नॉट ए पावर, AI इज ए टेक्निक विच वन शुड अंडरस्टैंड यूज करनी चाहिए। हम लोगों ने अभी AI की काफ़ी क्लासेस चालू करी। शेयर मार्केट में आप AI का फ़ायदा ले सकते हो, हर उस चीज़ से जिससे आप अपनी कमाई बढ़ा सकते हो, आप पे फ़ायदा देना चाहिए। पावर नहीं है, और आपको बेसिक AI समझना चाहिए। चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, बेसिक AI, ChatGPT, जेमिनी, ये सब चीज़ आपको समझ दीजिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने एक बहुत कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को बताया कि स्टॉक मार्केट में कैसे टिके रहना है, खासकर बुरे वक्त में। सबसे जो मेन बात है कि बुरे वक्त में टिकना कैसे है, और जो आजकल बहुत जो सट्टा टाइप से चल रहा है, जो हर बंदा जो होता है 10,000 20,000 से मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यार इस सबको छोड़ के लर्निंग करें, सीखें। पहले सीखो, फिर आगे ट्रेडिंग पे ध्यान दो। फर्स्ट लर्न। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुप्ता साहब आपका। थैंक यू ECFT परिवार का। थैंक यू सुप्रति। थैंक यू और पूरी आपकी पूरी सबका बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।